आर्टिकल 7 रूल 1 ये है प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल चीजें। लेकिन देखिएगा यहाँ जरा गौर से कि जैसे हम लिखते हैं क्या यहाँ ऐसे ही दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा कि क्या गलत तो नहीं हम कहीं लिखते हैं। पहली बात तो कह रहा है जी प्लेंट क्या होगा, प्लेंट में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या उसकी तरतीब होनी चाहिए। पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन ए प्लेंट, द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। सबसे पहली बात कि कोर्ट का नाम होना चाहिए। मोस्टली अगर ये बड़ा फोरम है तो वहाँ सीनियर सिविल जज के नाम से जो प्लेंट जो है वो ड्रेस की जाती है, क्योंकि आगे ये मार्किंग होती है, फिर किसी जज को इंटरेस्ट होती है, जिस जज साहब को भी वो इंटरेस्ट होती है उसका नाम होता है। और अगर ऐसा नहीं है, कोई छोटा फोरम है जहाँ शायद एक या दो जज साहब बैठते हैं, शायद अभी कोई तहसील हो ऐसी, ऐसा मुमकिन है, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसी को ही, वो सीनियर जज भी होगा और डायरेक्ट वो उसके नाम पे ही वो प्लेंट जाएगी। बहरहाल जो लाहौर की प्रैक्टिस है वो क्या है जी, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। आगे ये पार्टिकुलर नाम है। अब आगे चल के नेक्स्ट, हाँ कोई प्रोसीडिंग जो हो रही है और उसमें कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन देनी है या 12(2) की पिटीशन दायर करनी है, तो वो वही अदालत में जाएगी जिसका आर्डर जो है फाइनलिटी obtain कर चुका है, तो फिर वहां जाके जज का नाम जो है वो लिखा जाएगा। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगेन प्लेंटिफ की रेजिडेंट क्या है। अच्छा यहाँ आगे मैं आगे आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ थोड़ा सा, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी सर्टेन। अब डिफेंडेंट का कोई तफसील जो है और उसका एड्रेस, ये बताइएगा जरा। वो कहता है वेयर, आर्टिकल 7 रूल 1 कहता है जी, वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज ए माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे वो लिखते हैं that plaintiff number 1 and 2 being minor, so showing through their real mother plaintiff number 3, ये स्टेटमेंट वो दी जाती है। और अगर डिफेंडेंट हो तो डिफेंडेंट में भी सेम ऐसे बताया जाता है कि डिफेंडेंट इसके लीगल एयर्स हैं, इस वजह से अच्छा आगे वेरी गुड, इसी तरह ही है कि वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। वो लिखा जाएगा कि ये जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है ये माइनर है और इसको डिफेंड कर रहा है फला पर्सन, या इसका नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो इसको कर रहा है एज ए डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट होगा या प्लेंटिफ होगा तो थ्रू माइनर्स, थ्रू उसका कोई भी जो गार्डियन है या कोई नेचुरल गार्डियन, मदर है व्हाटसोएवर, और इसी तरह अनसाउंड माइंड है तो फिर भी लिखा जाएगा कि इसका स्टेट ऑफ माइंड ये है और ये थ्रू गार्डियन जो है वो उसको सू कर रहा है या डिफेंड कर रहा है। द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, ये बहुत जरूरी है। एक तो फैक्ट्स पार्टिकुलर होते हैं कि है क्या, उसकी तरतीब क्या, फिर ये कहता है कि वो कॉज ऑफ एक्शन कब हुई, वो जब से स्टार्ट हुई और फिर फाइनली, बिकॉज के हमने एक लिमिटेशन सर्टेन, हर दावे के एक लिमिटेशन पीरियड होता है, अलग अलग हर दावे का टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड के लिए फिर हमने क्या लिखना होता है कि ये हमें फाइनली जो है फाइनल रिफ्यूजल पे जो है लास्ट कॉज ऑफ एक्शन हुई, जो कि 2-3-4 हफ्ते या 2-4 दिन जैसे भी केस डिमांड कर रहा है, जब केस की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम लिखते हैं। आगे सर कहता है द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट रोज, द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। ये भी बात है, हम ये लिखते हैं कि कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है, किस बिना पे लिखते हैं कि या तो वो एग्रीमेंट वहां हुआ है या कोर्ट वहां है या कोई हेड ऑफिस डिफेंडेंट का वहां है या डिफेंडेंट वहां रिजाइड कर रहा है, या अगर प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होगी वहां ही होगा, उसके लिए बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, जो मैंने इससे पहले सारी बातें बताई हैं। तो वहां यही काफी है कि प्रॉपर्टी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में वाक़या है। आगे है जी द रिलीफ व्हिच द प्लेंटिफ क्लेम्स वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड टू सेट ऑफ or relinquish a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished, and
अगेन ये सेट ऑफ प्लेंटिव का भी है और डिफेंडेंट का भी है, वाइस वर्सा दोनों की प्रेयर भी अदरवाइज आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं, अगला मैं पढ़ता हूँ। द स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द subject matter of the suit of the purpose of jurisdiction and court fee so as to the case admits। अब दो बातें यहाँ आती हैं, हम jurisdiction उसकी डिटर्मिन करते हैं जो कि पेक्यूनियरी jurisdiction होती है, और ताकि दो बातें हैं, ताकि कोर्ट फीस वो फिक्स किया जाए कि उसमें कोर्ट फीस कितनी लगनी है, और दूसरा पर्पस होता है कि किस कोर्ट के पास जाना है, यानी कि कोर्ट से मुराद किससे, अगर तो वो एक ही कोर्ट है ना, अगर जहाँ लाहौर में प्रॉपर्टी है तो फिर लाहौर में जाएगा तो फिर कौन सी कोर्ट से मुराद क्या है? नहीं सर, गौर से पढ़िएगा। द स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट फी। अब कोर्ट फीस तो आ गई, ठीक जी। सब्जेक्ट मैटर की भी सर अगर उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, यस ये बात ये बिल्कुल मुझे पता था, आपको पता है, मुझे पता था आपको पता है कि जहाँ ये जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें हर जज की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की जुरिस्डिक्शन अलग अलग होती है। तो ये कौन सा मैटर जो है वो किस क्लास के जज ने सुना है। हाँ, यहाँ ये मैं बता दूं कि अगर थर्ड क्लास जज का केस है और वो फर्स्ट क्लास सुन रहा है तो वो इशू नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर जो फर्स्ट क्लास का केस है, जुरिस्डिक्शन फर्स्ट क्लास का, वो थर्ड क्लास का जज सुन रहा है और डिसाइड भी कर रहा है तो फिर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का इशू डेफिनेट है। इन मनी सूट्स, हाँ जी, अगर कोई रकम का लेन देन है, फ्री कैन का आपस में कोई पैसे का लेन देन है, रकम का लेन देन है, वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी। अब प्लेंटिफ क्या चाहता है, मदई कुछ चाहता है कि वो रिकवरी करे रकम की। द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। अब अगर तो वो एग्जैक्ट अमाउंट है जितनी भी है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ जितनी भी है, तो वो मेंशन करना प्रिसाइसली जरूरी है कि एक्चुअल अमाउंट कितनी थी। अगर नहीं है तो फिर उसकी डिटेल किस तरह है और क्यों नहीं है आगे चल के बताएगा। बट वेयर द प्लेंटिफ सू फॉर मीन्स प्रॉफिट्स, और अगर मीन्स प्रॉफिट के लिए वो सू कर रहा है, मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, वो वाजबात जो किसी ने किसी प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपेशन के थ्रू, कब्जे के थ्रू उसे देने होते हैं। अगर एक काबज है और नजायज काबज है और उसने कब्जा रिटेन प्रॉपर्टी पे रखा हुआ है तो असल मालिक को वो मीन्स प्रॉफिट देगा। जी, नजायज, यस, मुनाफा, मुनाफा। नजायज काबज है, इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो प्रॉपर्टी से कुछ हासिल फायदा ले रहा है, और वो फायदा जो है वो असल हकदार जो है वो क्लेम कर रहा है, और वो क्लेम में साबित हो जाता है कि वाकई वो इलीगल ऑक्यूपेंट था, नजायज काबज था, और उसने उसे पैसे फिर वापस देने हैं, लेकिन उसके अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है कि इससे आउटकम कितना आ रहा था मींस प्रॉफिट, उसको कैलकुलेट करना एग्जैक्टली मुमकिन नहीं है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंट है, उसका कोई आउटकम है तो वो कितना है, इसे कहते हैं मींस प्रॉफिट। कि नाजायज काबज से जो है उसने जो फायदा लिया होता है वो वाजबात वापस लेना। वापसी वाजबात बवजह इलीगल ऑक्यूपेंट, नाजायज काबज। मीन्स प्रॉफिट्स or for any amounts which will be found due to him on taking unsettled accounts between him and the defendant। एक तो ऊपर बात की कि अगर रकम की बात है तो एग्जैक्टली जितनी रकम है लिखते हैं, अगर मीन्स प्रॉफिट है तो वो भी एग्जैक्टली बताना या उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो वो भी फिर एक अंदाजा होगा और कोर्ट उसको बताएगी कि हाँ इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। या अनसेटल्ड अकाउंट है रकम लेकिन वो उनमें सेटल्ड नहीं है कि कितनी रकम है। बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट,
द प्लेनेंट शैल स्टेट अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट सूड फॉर। अब उसमें अप्रोक्सीमेटली, अगेन ये नहीं कहा गया कि एग्जैक्टली जो प्लेंटिफ कह रहा है उसमें मीन्स प्रॉफिट की शेप में वो 10 लाख या 10 मिलियन कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख या 10 मिलियन ही हो, या कोई अनसेटल्ड अकाउंट की शक्ल में कह रहा है जबकि हिसाब किताब उनका बाकी है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है जो प्लेंटिफ असर्ट कर रहा है वही अमाउंट जो है वो डिफेंडेंट उसको दे या लायबल टू पे वो पे करने का जिम्मेदार हो।